हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रिय बच्चों, समय कभी भी अच्छा नहीं होता। समय को अच्छा बनाना पड़ता है। वर्तमान में आप एक वैश्विक महामारी कोविड-19 का सामना कर रहे हैं, लेकिन इसका बहाना बनाकर हम हमारे शैक्षिक स्तर को गिरा नहीं सकते। इसलिए सभी निरंतर किसी भी माध्यम से अपनी पढ़ाई को जारी रखें। जैसा कि आपको पता है, अभी ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने में समय है। सितंबर का महीना और अभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, तो आपको बंद नहीं रहना है, आपको अपना अध्ययन जारी रखना है। किसी भी चैनल के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप अपना अध्ययन जारी रख सकते हैं। इस दिशा में मेरा भी छोटा सा प्रयास है आपसे जुड़ने का, आपको इस विपरीत परिस्थिति में संबल देने का। उम्मीद है आप सब भरपूर फायदा उठाएंगे। आज हम अध्याय 5 के प्रश्नोत्तर देखेंगे। पाठ हम पूरा पढ़ चुके हैं, तो सभी अपनी बुक्स निकाल लें, कॉपी यानी नोटबुक अपने पास रखें और देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला प्रश्न, क्षार का जलीय विलयन। तो हमने आपको बताया था कि अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल करता है, और जो क्षार का जलीय विलयन होता है वो लाल लिटमस को नीला करता है। तो ये जो क ख ग घ दिए हैं, इनमें से उत्तर ये ख आ जाएगा, लाल लिटमस को नीला कर देता है। अगर ये क्षार की जगह प्रश्न में अम्ल हो जाता तो फिर उत्तर क हो जाता, नीले लिटमस को लाल कर देता है। यानी अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं, तो क्षार का जो विलयन होता है वो लाल लिटमस को नीला करता है। क्वेश्चन नंबर 2, अम्ल व क्षार के विलयन होते हैं विद्युत के सुचालक। अम्ल और क्षार दोनों के ही विलयन विद्युत के चालक होते हैं या सुचालक होते हैं, तो इसका भी उत्तर ख है। क्वेश्चन नंबर 3, पीएच किन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होता है? तो आपको बताया था कि पीएच बराबर -log आधार 10 हाइड्रोजन धन आयनों की सांद्रता। तो ये प्रश्न पूछ रहा है कि पीएच किन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होता है? तो ये हाइड्रोजन धन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होता है, यानी आपका आंसर हो गया ग। क्वेश्चन नंबर 4, किसी अम्लीय विलयन की पीएच होगी। किसी अम्लीय विलयन की पीएच, तो इसमें 4 पीएच दी हुई है, 7। आपको पता है पीएच 7 हो तो प्रकृति पदार्थ की उदासीन होती है। फिर दिया है ख पे 14, तो ये प्रबल क्षारीय प्रकृति हो गई, क्षार हो गया ये। ग 11 का भी क्षार हो गया। 7 से ऊपर के सब क्षार होते हैं, और आपको पता है 7 से पीएच जिसकी कम हो वो अम्ल होता है, तो इसका उत्तर घ आ जाएगा 4। अम्लीय विलयन की पीएच 7 से कम होती है, और 7 से कम का इसमें एक ही विकल्प है घ यानी 4, तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, हमारे उदर में भोजन की पाचन क्रिया किस माध्यम में होती है? तो भोजन के पाचन के लिए हमने आपको बताया था कि पेट में जठर रस, जठर ग्रंथि से निकलता है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है अम्लीय माध्यम उपलब्ध करा देता है। तो उदर में भोजन की पाचन क्रिया किस माध्यम में होती है? अम्लीय माध्यम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
अग्निशामक यंत्र बनाने में निम्न पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्र बनाने में निम्न पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। इसमें सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दे रखे हैं, ये दोनों ही सही हो सकते हैं। के और खे दोनों सही हैं। अग्निशामक यंत्र में आप सोडियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी ले सकते हैं, और उसमें एक बोतल होती है, उसमें अम्ल भरा जाता है। जब बोतल टूटती है तो अम्ल की क्रिया होती है। तो चाहे सोडियम कार्बोनेट लें या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लें, दोनों की क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो आग को बुझा देती है। तो ये के और खे दोनों ही सही हैं। हालांकि इसमें ऐसा विकल्प नहीं दिया, लेकिन आपके जो सही आंसर है वो दोनों ही सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, धावन सोडा होता है। तो धावन सोडा आपको पता है सोडियम कार्बोनेट में 10 अणु क्रिस्टलन जल के होते हैं, तो ये धावन सोडा कहलाता है। तो धावन सोडे का सूत्र पूछ रहा है आपसे, Na2CO3 10H2O, यानी 10 अणु इसमें जल के जुड़े होते हैं, संलग्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विरंजक चूर्ण वायु में खुला रखने पर कौन सी गैस देता है? तो विरंजक चूर्ण को यदि वायु में खुला छोड़ दें तो हमने आपको बताया था ये क्लोरीन गैस देता है। ध्यान दें, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो हमने आपको नहीं बताया हो, चैप्टर के अंदर सब बता दिए। तो पाठ का रिवीजन हो रहा है, आप ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 9, साबुन कार्य करता है। तो आपको पता है साबुन केवल मृदु जल में सफाई क्रिया करता है और अपमार्जक मृदु और कठोर दोनों में करता है। तो इसका आंसर ये साबुन के लिए पूछ रहा है, तो मृदु जल में, यानी प्रश्न नंबर 9 का उत्तर हो गया के मृदु जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मिसेल निर्माण में हाइड्रोकार्बन पूंछ होती है, अंदर की तरफ होती है, तेल ये गंदगी की तरफ होती है, अंदर की तरफ, और ये इसमें दिया है के पर। बाहर की तरफ आयनिक भाग होता है जो जल में विलेय होता है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रोटॉन ग्रहण करने वाले यौगिक कहलाते हैं। तो हमने आपको बताया है ब्रोस्टेड लोरी के अनुसार प्रोटॉन दाता अम्ल हैं और प्रोटॉन ग्राही क्षार हैं। तो ये पूछ रहा है प्रोटॉन ग्राही यौगिक कौन से हैं, तो बेटा उत्तर हो गया क्षार। तो 11 में है क्षार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लाल चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल, इसको फार्मिक अम्ल भी कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल, इसका सूत्र होता है HCOOH, ये पाया जाता है लाल चींटी के डंक में, ततैया के डंक में, बर मधुमक्खी आदि के डंक में ये मेथेनोइक अम्ल, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अगर ये जंतु किसी को काट ले, डंक लगा दें, तो जलन होने लगती है, दर्द होने लगता है अम्ल के कारण। निवारण के लिए, उपचार के लिए जिस जगह काटा है, डंक लगाया है, उस जगह हम बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लगा सकते हैं, वो उसको उदासीन कर देगा। क्वेश्चन नंबर 13, प्रोटॉन त्यागने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? देखो 11वें में पूछा था प्रोटॉन ग्रहण करने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, आपका उत्तर था क्षार। अब 13वें में पूछ लिया त्यागने वाले क्या कहलाते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा अम्ल। तो क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर हो गया अम्ल। प्रोटॉन त्यागने वाले जो पदार्थ होते हैं, यौगिक होते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं।
आप अपनी समस्या को मेरे YouTube चैनल पर कमेंट्स करके और बता सकते हैं। यथासंभव मैं उसका समाधान करूंगा, निराकरण करूंगा, रिप्लाई करूंगा। जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को लिंक शेयर कर दें, उनसे भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। बिल्कुल निःशुल्क लॉकडाउन के दौरान आपको ये पढ़ाई उपलब्ध कराई जा रही है, आप इसका लाभ लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 14, उदासीनीकरण से क्या समझते हैं। 14वां प्रश्न है, उदासीनीकरण से क्या समझते हैं। तो बेटे आपको सबको बताया है हमने कि उदासीनीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार की क्रिया करवाते हैं। अम्ल क्षार के प्रभाव को निरस्त करता है और क्षार अम्ल के प्रभाव को निरस्त करता है और इस क्रिया में लवण व जल बनता है तथा ऊष्मा मुक्त होती है। यही क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। अम्ल की क्षार से क्रिया जिसमें ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करते हुए लवण व जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और इस क्रिया में जो ऊष्मा मुक्त होती है उसे उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। इस क्रिया का आप समीकरण लिखेंगे, एक कोई सा भी अम्ल ले लेंगे, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया, क्षार ले लिया अपने KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो क्रिया के फलस्वरूप लवण बनेगा पोटेशियम क्लोराइड KCl और जल बनेगा HOH। इसको H और H को अपन इस तरीके से H2O भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 15वां प्रश्न, पेयजल को जीवाणु मुक्त कैसे किया जा सकता है। तो पेयजल को जीवाणु मुक्त यानी रोगाणु रहित करने के लिए आप विरंजक चूर्ण का उपयोग कर सकते हैं। विरंजक चूर्ण डालकर, लाल दवा डालकर, दोनों ही आंसर सही हैं। जल में अगर रोगाणु हैं, जीवाणु हैं और हम उन्हें नष्ट करना चाहते हैं तो जल के अंदर विरंजक चूर्ण डाल सकते हैं, लाल दवा डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16वां, अम्ल से धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया किस प्रकार होती है, समीकरण दें। अम्ल से धातु के ऑक्साइड की क्रिया, क्वेश्चन नंबर 16, अम्ल की क्रिया धातु के ऑक्साइड से। तो किसी भी धातु का ऑक्साइड ले लेंगे अपन, जैसे ये धातु का ऑक्साइड ले लिया हमने, कैल्शियम धातु का CaO, और इसकी क्रिया अम्ल से करवानी है HCl से। तो ध्यान रखने की बात है ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्रिया आप अम्ल से करवा रहे हैं, इसलिए इस क्रिया में वही लवण और जल बनेगा, यानी एक प्रकार से उदासीनीकरण क्रिया होगी। तो लवण बनेगा इसमें कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस जल बनेगा H2O। क्रिया को संतुलित करने के लिए यहां पर 2 लगा दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, पीएच में P एवं H किसको सूचित करते हैं। तो P जर्मन शब्द पुषांश से लिया है जिसका अर्थ होता है शक्ति या सामर्थ्य। किसी भी अम्ल या क्षार की शक्ति या सामर्थ्य। और H जो है वो हाइड्रोजन आयनों को सूचित करता है, इंडिकेट करता है। क्वेश्चन नंबर 18, हमारे उदर में उत्पन्न अत्यधिक अम्लता से राहत पाने के लिए क्या उपचार लेंगे। तो अम्लता से राहत पाने के लिए क्वेश्चन नंबर 18,
आपको हमने बताया था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस, इसका उपयोग करेंगे। ये एक दुर्बल क्षार है जिसकी pH 10 होती है। इसके अलावा आप ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग भी कर सकते हैं। दोनों ही एंटासिड हैं, प्रति अम्ल हैं, उदर की अम्लता को समाप्त करने में उपयोगी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सोडियम के दो लवणों के नाम लिखो। तो सोडियम के दो लवण, हमने आपको सोडियम के 4 लवण बताए थे, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कोई से भी 2 लिख दें। क्वेश्चन नंबर 20, लुईस के अनुसार क्षार की परिभाषा दें। तो ध्यान दें, हमने आपको बताया है लुईस संकल्पना के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, जबकि क्षार वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं। तो क्षार की परिभाषा पूछ रहा है ये, तो वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं क्षार कहलाते हैं। जैसे अमोनिया और सभी ऋण आयन, जितने भी ऋण आयन हैं, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन की बहुतायता होती है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं, इसलिए सब क्षार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुनीकरण किसे कहते हैं? तो साबुन बनाने की क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। हमने बताया था आपको, इस अभिक्रिया का समीकरण भी बताया था, सबको याद होना चाहिए। ये साबुनीकरण किसे कहते हैं? साबुन बनाने की क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो क्रिया का समीकरण अवश्य लिखें। तो साबुनीकरण की क्रिया का समीकरण ध्यान दें, CH2COOR, सिंगल बॉन्ड CH COOR, सिंगल बॉन्ड CH2 COOR, और इसकी क्रिया करवानी है 3NaOH यानी कास्टिक सोडे से। इस क्रिया में 3 अणु साबुन के बनेंगे, 3 RCOONA, और ग्लिसरॉल बनेगा CH2OH, CHOH और CH2OH। ये क्रिया साबुनीकरण है, सबको समीकरण याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपमार्जक की क्या विशेषता है? तो अपमार्जक मृदु व कठोर दोनों ही प्रकार के जल में पर्याप्त झाग देकर कपड़े की सफाई करते हैं। मिसाइल के रूप में ये सफाई क्रिया में बहुत समर्थ होते हैं, सक्षम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हड्डी टूट जाने पर प्लास्टर चढ़ाने में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो हड्डी टूट जाने पर प्लास्टर चढ़ाने में POP का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। रासायनिक दृष्टि से आपको पता है ये कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट होता है, यानी कैल्शियम सल्फेट का अणु 2 तो जल का अणु 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁴ ग्राम मोल प्रति लीटर है। ग्राम मोल प्रति लीटर, L-1, यानी इसको नीचे ले जाएंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, यानी प्रति बटा, तो नीचे आकर के L हो जाएगा। तो ग्राम मोल प्रति लीटर है। तो विलियन के pH का मान ज्ञात करो, और ये भी बताओ कि ये जो विलियन है ये अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। तो pH क्या होती है ये हमने आपको बताया था, ये 24 क्वेश्चन नंबर है। pH बराबर -log आधार 10 हाइड्रोजन धनायनों की सांद्रता। तो pH बराबर -log आधार 10 हाइड्रोजन धनायनों की सांद्रता इसमें दी हुई है 1 × 10⁻⁴।
तो पीएच बराबर log आधार 10 का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा पीएच का मान 4। पीएच का मान 4 होगा। आप इसको 4 log 10, तो पीएच बराबर 4। चूंकि log 10 जो है वो 1 होता है इसका मान, तो 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो पीएच 4 हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि इसके विलयन की प्रकृति कैसी होगी, तो पीएच 7 से कम है इसलिए प्रकृति अम्लीय होगी। 7 है तो उदासीन, 7 से कम है तो अम्लीय, और 7 से ज्यादा है तो क्षारीय प्रकृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। दो प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये प्रबल अम्ल हमने आपको बताए थे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये प्रबल अम्ल है। देखिए प्रबल शब्द जो है ये तुलनात्मक रूप से काम में आता है, यानी एक की तुलना में दूसरा प्रबल या दुर्बल। तो दो प्रबल अम्ल पूछ रहा है। प्रबल अम्ल उन अम्लों को कहते हैं जो जल में पूरी तरह आयनित हो जाते हैं। जो आंशिक आयनित होते हैं वो दुर्बल अम्ल, और जो पूरी तरह आयनित हो जाते हैं वो प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल दो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। फिर दो प्रबल क्षारों के नाम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इनके उपयोग। तो हमने आपको इनके उपयोग बताए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग बताया था सिंक, सैनिटरी आदि को साफ करने में, बॉयलर को साफ करने में। इसके अलावा क्लोराइड लवण प्राप्त करने में, क्लोरीन गैस प्राप्त करने में, और एक अम्ल राज बनाने में भी इसका उपयोग बताया था। अम्ल राज HNO3 और HCl 1:3 में, यानी 1 भाग नाइट्रिक अम्ल सांद्र, 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाकर के जो मिश्रण बनाया जाता है वो अत्यंत तीव्र अम्ल होता है, उसे अम्ल राज कहते हैं। सोना चांदी जैसी धातुएं भी इसमें विलय हो जाती हैं, घुल जाती हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग बैटरियों में होता है। कार की बैटरी, कार के इंजन वगैरह को जो स्टार्ट करने के काम आती हैं। उद्योगों में सर्वाधिक उपयोग में लिया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, और किसी राष्ट्र की प्रगति का अंदाजा भी हम उस राष्ट्र में उपयोग किए जा रहे सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा से कर लेते हैं। जो राष्ट्र जितना अधिक सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करता है उसे उतना ही विकसित माना जाता है। फिर ये पूछ रहा क्षारों के उपयोग, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग हमने आपको बताए होंगे, आप उसमें लिख देंगे। बॉक्साइड एल्यूमिनियम का एस्क होता है, उसके शोधन में काम आता है। सोडा लाइम बनाने के काम आता है। साबुन, अपमार्जक, कागज, कांच आदि बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड उपयोगी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, साबुन और अपमार्जक में अंतर। तो साबुन केवल मृदु जल में झाग बनाकर सफाई करते हैं, जबकि अपमार्जक मृदु और कठोर दोनों ही प्रकार के जल में झाग बनाकर कपड़े की सफाई करते हैं। साबुन महंगे पड़ते हैं, अपमार्जक सस्ते पड़ते हैं। सबसे सरलतम साबुन हमने आपको बताया था सोडियम स्टीयरेट C17H35 COONA, और सबसे सरलतम या प्रारंभिक अपमार्जक जो बनाया गया वो था सोडियम एल्किल सल्फेट, सोडियम एल्किल सल्फेट और SO3Na।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा। तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन धनायन देते हैं, जबकि क्षार वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्साइड ऋण आयन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, पीएच किसे कहते हैं? तो हाइड्रोजन धनायनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। हाइड्रोजन धनायनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। नेक्स्ट इसी में पूछ रहा है, अम्लीय व क्षारीय विलयनों की पीएच परास को स्पष्ट करें। तो अम्लीय विलयन की पीएच परास, अम्लीय विलयन परास, परास का मतलब रेंज, यानी कहां से कहां तक जो है अम्लीय प्रकृति होती है, तो ये होती है 0 से 6.9, और क्षारीय विलयन की परास हो जाएगी 7.1 से 40। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 29, क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं? उदाहरण दें। क्रिस्टलन जल किसी भी लवण के एक अणु में जितने जल अणु पाए जाते हैं उन जल अणुओं को क्रिस्टलन जल कहा जाता है। किसी भी लवण के एक अणु में यानी इकाई अणु सूत्र में जितने जल के अणु या हाइड्रेट्स के अणु पाए जाते हैं उन्हें क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसे धावन सोडा में क्रिस्टलन जल 10 अणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होता है जब दही या खट्टे पदार्थों को धातु के बर्तन में रख दिया जाए? तो आपको पता है दही यानी खट्टे पदार्थ अम्लीय होते हैं। अब अम्ल को धातु के बर्तन में रख दें तो क्या होगा? तो अम्ल की धातु से क्रिया हो जाएगी, और अम्ल की यदि धातु से क्रिया होती है तो लवण बनते हैं। ये लवण हानिकारक हो सकते हैं, इसलिए खट्टे पदार्थ धातु के बर्तनों में नहीं रखने चाहिए। खट्टे पदार्थ चूंकि अम्लीय होते हैं, और यदि अम्ल को हमने धातु के बर्तन में रख दिया तो अम्ल धातु से क्रिया कर लेगा, जिससे धातु का लवण बन जाएगा, और ये लवण हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए हमें धातु के बर्तन में अम्लीय पदार्थ यानी हमारी खट्टी भोजन सामग्री नहीं रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30 का दूसरा, रात्रि में भोजन के बाद दांतों को साफ नहीं किया जाए तो क्या होगा? तो रात्रि को भोजन के बाद दांतों को साफ नहीं करेंगे तो भोजन के जो कण दांतों के अंदर फंसे हुए हैं वो सड़ेंगे, जीवाणु की क्रिया होगी और मुंह की पीएच का मान गिरने लगेगा, यानी पीएच कम होने लगेगी, मुंह में अम्लता रहने लगेगी। और यदि मुंह की अम्लता का मान यानी पीएच का मान 5.5 से कम रहने लग गया तो दांतों का संक्षारण हो सकता है, इनामेल नष्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, एक यौगिक A अम्ल H2SO4 से क्रिया करता है तथा बुदबुदाहट के साथ गैस B देता है। गैस B जलाने पर फटफट ध्वनि के साथ जलती है। देखिए यहाँ पर ये गैस B की विशेषता दे दी कि ये जो गैस B है ये फटफट की ध्वनि के साथ जलती है, और ऐसी गैस है हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ये B तो फिक्स हो गया, हाइड्रोजन है। यौगिक है कोई A, ये यौगिक है और इसकी क्रिया अम्ल से करवाई, अम्ल भी यहां पर फिक्स कर रखा है, H2SO4 लिखा है, मैं भी यही लिखता हूं।
तो H2SO4 से क्रिया होने पर गैस B बनती है, यानी ये हाइड्रोजन गैस बनती है। ये फिक्स है। ए व बी का नाम बताओ और अभिक्रिया का समीकरण बताओ। ए और बी का नाम, अभिक्रिया का समीकरण। तो देखिए, अम्ल की क्रिया ये धातु से होगी तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। अम्ल की क्रिया धातु से होगी तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, और अम्ल की क्रिया धातु के ऑक्साइड से होगी, जैसे धातु का ऑक्साइड लिखा मैंने CaO, इसकी क्रिया H2SO4 से हो गई, तो इस क्रिया में कैल्शियम सल्फेट लवण बनेगा और जल बनेगा, तो इसमें हाइड्रोजन गैस नहीं आएगी। देखिए आप ध्यान दें, यहां पर ये जो प्रश्न में ये जो यौगिक लिखा है ये गलत लिखा है। ये यौगिक नहीं, इस जगह तत्व आना चाहिए। और तत्व कौन सा है? ये धातु तत्व है। तो थोड़ा सा प्रश्न में मिस्टेक है। यहां पर ये प्रश्न इस तरीके से होना चाहिए था कि एक तत्व A, अब तत्व ये धातु तत्व हो जाएगा। अब ये धातु में यहां पर आप कैल्शियम भी ले सकते हैं, मैग्नीशियम भी ले सकते हैं, जिंक भी ले सकते हैं, कोई सी भी धातु ले सकते हैं। और अम्ल आपका दिया ही है, जो गैस बनेगी वो दी है। केवल प्रश्न में यौगिक की जगह तत्व होना चाहिए। अगर ये तत्व हो गया तो फिर आपका उत्तर बिल्कुल आसान है। ए मान लीजिए आपने लिखा जिंक Zn प्लस H2SO4, ये है ही H2SO4 इक्वल टू जिंक सल्फेट लवण बनेगा ZnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस बनेगी जो फटफट की आवाज के साथ जलती है। तो यहां पर ये तो A हो गया और ये B हो गया। प्रश्न में यही पूछ रहा है कि A का नाम बताओ, तो जिंक धातु, बी का नाम बताओ हाइड्रोजन गैस, अभिक्रिया का समीकरण बताओ, तो Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। इसके बाद ये बड़े क्वेश्चन आ गए, ये देख लें, हमने सभी आपको बता रखे हैं, फिर भी एक बार देख लें। ब्रोस्टेड, लोरी तथा लुईस के अनुसार अम्ल क्षार को स्पष्ट करें। अभी अभी हमने कर दिया, दोबारा सुन लें। ब्रोस्टेड, लोरी के अनुसार अम्ल प्रोटॉन दाता है जबकि क्षार प्रोटॉन ग्राही। लुईस के अनुसार अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही है जबकि क्षार इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। उदाहरण देकर के इसको समझा देंगे। इसके बाद 34 में पीएच के सामान्य जीवन में उपयोग, यानी पीएच का महत्व बताओ। तो पीएच के महत्व हमने आपको पॉइंटों के रूप में लिखवाए थे। एक महत्व बताया था उदर में, यानी जो हमारा पेट होता है उसमें अम्ल बनता है HCl, ज्यादा बन गया अपच की स्थिति में तो फिर जलन दर्द होने लगेगा और हम उपचार के लिए एंटासिड हमको लेना पड़ेगा, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एक दंत क्षय बताया था कि यदि हमारे मुंह के अंदर अम्लता रहने लग गई, पीएच 5.5 से कम रहने लग गई, तो दांतों की इनामेल नष्ट हो सकती है। एक कृषि में भी हमने आपको इसका महत्व बताया था। तो जो बताए पॉइंट, 5 पॉइंट बताए थे, उनको आप याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, निम्न के नाम बनाने की विधि और उपयोग। ये सब हमने आपको बताए हैं, एक बार सबको मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुने। NaOH का नाम, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो रसायन का नाम, और कास्टिक सोडा साधारण नाम। NaSCO3 तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो इसका रसायन का नाम, और बेकिंग सोडा साधारण नाम। Na2CO3.10H2O सोडियम कार्बोनेट इसका रसायन नाम, और धावन सोडा इसका साधारण नाम। CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका रसायन का नाम, और विरंजक चूर्ण इसका साधारण नाम। CaSO4.5H2O कैल्शियम सल्फेट इसका रासायनिक नाम, और प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका साधारण नाम है। अब कह रहा है इनको बनाने की विधि, तो NaOH को बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करवाते हैं।
NaCO3 बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करते हैं। Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 इक्वल टू NaCO3। अब ये है Na2CO3 प्राप्त करने के लिए सोडियम कार्बोनेट यानी धावन सोडा, तो इसके लिए आपको बेकिंग सोडा गर्म कर दो। 2NaCO3 इक्वल टू Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, Na2CO3 प्राप्त हो गया। इसका क्रिस्टलीकरण करवा दो, Na2CO3 प्लस 10H2O इक्वल टू Na2CO3.10H2O, तीर के निशान के ऊपर क्रिस्टलीकरण लिख देंगे, ये हो गया। विरंजक चूर्ण प्राप्त करना है CaOCl2, तो शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करनी है, तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 इक्वल टू CaOCl2 प्लस H2O बनेगा। और ये कैल्शियम सल्फेट का हाइड्रेट यानी POP प्राप्त करना है, तो जिप्सम का आंशिक निर्जलीकरण करवाएंगे, 393 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे, तो 2CaSO4.2H2O इक्वल टू 393 केल्विन ताप पर CaSO4 का होल ट्वाइस H2O प्लस 3H2O, ये अभिक्रिया का समीकरण हो गया। ये बनाने की विधि हो गई सबकी। अब उपयोग लिखो, तो दो दो उपयोग इनके सबके हमने आपको बताए, थोड़ी देर पहले भी बताए थे, आप याद करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद मिसेल कैसे बनते हैं, क्रिया विधि भी दें। क्रिया विधि काहे की देनी है भाई, सफाई की। साबुन कैसे काम करता है, अपमार्जक कैसे काम करता है, दोनों का सेम मेथड है काम करने का, तो वो क्रिया विधि देनी है। और मिसेल कैसे बनता है, तो देखिए मिसेल क्या होता है, कैसे बनता है, ये हमने आपको बताया कि जब हम कपड़े को भिगोकर उस पर साबुन रगड़ते हैं, तो साबुन के अणु अपने आप को एक विशेष संरचना में व्यवस्थित कर लेते हैं। जो तेलीय गंदगी होती है कपड़े पर, उसके चारों ओर या उसकी तरफ अंदर की ओर तो होती हैं इसमें आर सिरा यानी लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, और इसके बाहर की तरफ यानी जल अणुओं की तरफ आयनिक भाग होता है। ये जो विशेष व्यवस्था है, संरचना है, इसे ही मिसेल कहते हैं। इसका एक छोटा सा डायग्राम हमने बताया था, वो आपने बढ़ाया था, यहाँ पर आप उसको यूज कर सकते हैं। फिर क्रिया विधि, तो क्रिया विधि में जो आर भाग है वो तेलीय गंदगी को घोल लेता है, और जो आयनिक भाग है जल में विलयनशील होता है, विलयशील होता है। तेलीय गंदगी जो घुली हुई है वो खिंच करके जल के अंदर आ जाती है, और कपड़े को जब खंगाल करके जल में से बाहर निकालते हैं तो कपड़ा साफ होके ऊपर आ जाता है और गंदगी जल में रह जाती है। इस प्रकार से ये पाठ समाप्त होता है। यदि आपकी कोई समस्या है तो आप जरूर मेरे YouTube चैनल पर कमेंट्स डालें, और यदि पढ़ाया हुआ आपको ठीक लग रहा है तो लाइक करना नहीं भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।